फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि क्यों हमारे देश की जो IITs हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपेंड कर रही है, बट स्टिल उनका जो ऑपरेशन है वो हमारे ही देश के अंदर इतने सही नहीं चल रहा है। या फिर मैं बात करूँ कि कैसे हमारे ही देश के 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सरकारें अपने ही राज्य के जो 2 गवर्नर्स हैं उनके काम को लेकर नाखुश है। तो आज इन दोनों टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई वेलकम यू टू द न्यू एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। अभी जो मेरे नए दोस्त इस सेशन में नहीं जुड़ते हैं या फिर जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है। आप जो सितंबर या अक्टूबर महीने की प्लेलिस्ट है उसे चेक कर सकते हैं, बट ये जो हमारी सीरीज़ है ना डियर फ्रेंड्स, इसमें हम फोकस करते हैं करंट अफेयर्स से लेकर या फिर जो आर्टिकल्स होते हैं ना द न्यूज़पेपर के, उसके आर्टिकल्स हम चेकआउट करते हैं, उनकी इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। या फिर जो कुछ मैं आपको बताता हूँ कि जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है उसके बारे में डीपली एनालाइज करते हैं। मैं आपके सामने अपना पर्सपेक्टिव रखता हूँ उन सभी चीज़ों को लेकर, बट इसके साथ साथ में हमारा जो मेन फोकस है वो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट जो है उस पर भी होता है। बिकॉज डिफरेंस मेरा ये मानना है कि आपकी पर्सनैलिटी एक मेजर रोल प्ले करती है। आप किसी भी आप स्कूल के स्टूडेंट हो, आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, या इन जनरल भी अगर आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी एक आपको अपर एज देती है अगर आप वेल इन्फॉर्म्ड है। और आप में से कई लोग जो हैं उनका इंस्टाग्राम पे या बात करूँ टेलीग्राम पे ईमेल्स आते हैं, वो उनका कहना होता है कि सर ये जो अफेयर्स या फिर मैं बात करूँ कि ये जो वीडियो सीरीज़ है ये किस वे में हमें मदद करेगी। ये एक अलग चीज़ है कि हम लोग ये डिस्कस करते हैं चीज़ें अलग अलग, हम देखते हैं कि कौन से आर्टिकल हॉट टॉपिक्स बने हुए या फिर उनका जो एनालिसिस है वो हम करते हैं। तो मेरा जवाब उनको यही होता है कि देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर तभी ये आपको सीरीज़ देखनी है। ये ऐसी सीरीज़ है जहाँ पे मेरा एम होता है कि आपको जो वर्ल्ड अफेयर्स यानी कि जो दुनिया में जो भी कुछ चीज़ें जो अभी हॉट टॉपिक्स बनी हुई है उनको लेकर इन डेप्थ एनालिसिस आपके साथ प्रोवाइड करना, या फिर मेरा जो एक पर्सनल ओपिनियन होता है वो आपके साथ शेयर करना। तो ये मेरा एक एम है कि मैं आप सभी लोगों को सभी जो चीज़ें हैं ना जो भी चल रही है चीज़ें, तो एक आपको एक अपर एज देती है बिकॉज आप अगर वेल इन्फॉर्म्ड रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल इम्प्रूव होगी। बिकॉज आप जितने ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, आपको जितना नॉलेज होगा, आप उतने ही सही डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए या फिर आपकी एग्ज़ाम दे रहे तभी आपको ये चीज़ें पढ़नी है। इन जनरल अगर लाइफ में आप अपने आप डिसीजन जो है लाइफ में अच्छे लेना चाहते हैं या फिर अपनी पर्सनैलिटी को एक बेहतर वे में चेंज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, या फिर इस सीरीज़ को जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आज का जो कोट है फ्रेंड्स की, कैरेक्टर इज़ हाउ यू ट्रीट दोज हु कैन डू नथिंग फॉर यू। अभी कई बार होता है ना कि मैं आपसे 2-3 दिन से बात कर रहा हूँ कि आपका जो एप्टीट्यूड है या फिर मैं बात करूँ आपका एटीट्यूड जो है वो बहुत मैटर करता है। बट एटीट्यूड के साथ साथ में आपका जो एक कैरेक्टर होता है ना दोस्तों, कि आप दूसरों के प्रति कैसे बिहेव करते हैं, तो ये आपको दर्शाता है कि आप कितने ज़्यादा काइंड हार्टेड हो सकते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने ज़रूर मैं होप करता हूँ कि आपने सभी जो मूवी है ना मुन्ना भाई MBBS, उसकी जो सेकंड पार्ट है, आई डोंट गेटिंग द नेम, उसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर काफ़ी अच्छे से समझाया गया इस चीज़ को कि आपका जो कैरेक्टर है ना वो एक बहुत बड़ा, यानी कि आपके साथ कोई भी अगर दुर्व्यवहार करता है, यानी कि मैं बात बताऊँ कि एक सीन भी था उसके अंदर जहाँ पे लेडी या बॉय गोज़ ऑन डेट, वहाँ पे वो कहते भी हैं जो लीड एक्टर है वो कहते हैं कि अगर वो जो मेल है वो अगर किसी वेटर को थोड़ा अपने से नीचे जो कद के जो लोग हैं उनसे कैसे ट्रीट करता है तो उसका कैरेक्टर डिफाइन करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो कैरेक्टर है वो इसी चीज़ पे डिफाइन करता है कि आपसे जो जो भी जूनियर लोग हैं या फिर आपसे पद में छोटे हैं या फिर आपसे जो आप जैसे कहीं भी गए हैं, तो उस समय पे आपका जो बिहेवियर है दूसरों के प्रति वो दर्शाता है कि आपका जो कैरेक्टर है वो किस लेवल का है। जो आपके लिए कुछ नहीं भी कर सकता, वेटर आपके लिए ज़्यादा क्या कर सकता है कि आपको एक सर्व कर सकता है, आपका सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, बट बदले में आप क्या दे सकते हैं। आप जो पैसे देंगे वो तो आपने जो खाना खाया तो देंगे ही, बट स्टिल जो एक चीज़ है ना कि रेस्पेक्ट आप जब किसी को देते हैं तो एक आपकी पर्सनैलिटी जो है या फिर आपका एक चरित्र जो लोगों के सामने निखर के आता है वो एक अलग होता है, बिकॉज यू आर ट्रीटिंग अदर्स इन अ वेरी गुड मैनर। तो ये एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप अपने जो भी आप जहाँ भी जाएँ तो एक बार कहीं आप किसी से कोई सामान लें तो एक बार उनको थैंक यू ज़रूर बोलें। चाहे किसी से भी कुछ भी सामान ले, आप दुकान पे जा रहे हैं, आप डेली का जो सामान होता है, अगर मान लीजिए आप दूध लेने में जा रहे हैं तो अपने पैसे दिए, आपने उनसे दूध लिया, देन उसके बाद में आपको थैंक यू ज़रूर कहना है। तो ऐसे क्या होता है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
तो आई होप कि आपको ये जो कोट है ये समझ में आ गया। मैं चाहूँगा कि आप इसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करें अपनी लाइफ के अंदर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का जो सवाल है दोस्तों वो है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेज इन अक्टूबर 2023। अभी ये जो सवाल है ना दोस्तों, ये आपको पता चलेगा अगर आने वाले डिस्कशन में कि ये जो मैंने सवाल पूछा है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अभी जो पिछला महीना क्या है ना अक्टूबर का, उसके काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, जैसे मैं बात करूँ गांधी जयंती हो गई या एयरफोर्स डे हमने मनाया, या फिर मैं बात करूँ आपको पता होगा टीचर्स डे 5 सितंबर को आता है, बट जो वर्ल्ड टीचर्स डे है वो 5 अक्टूबर को आता है। तो ऐसे ही कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेज हमने अक्टूबर के अंदर सेलिब्रेट किए हैं, तो आपको उन सभी का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको जितने भी याद है 5, 6, 7 आपको जितने भी याद है उनका नाम आप उनके बारे में मुझे बता सकते हैं इन कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको 1-2 ही नाम याद है तो आप थोड़ा और रिसर्च कर लीजिए। मिनिमम आप जो है कोशिश कीजिए कि आप 7 या 7+ जो है वो डेज जो है या भी डेट्स जो है वो मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द आर्टिकल्स। आज का जो पहला आर्टिकल है फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड आज है 4 नवंबर एंड पहला आर्टिकल है द IITs आर ओवर कमिटेड इन क्राइसिस। अभी आपको पता होगा डियर फ्रेंड्स कि जो हमारे देश के IITs हैं वो कैसे अलग अलग जो सिचुएशंस हैं उनसे गुजर रही है, यानी कि जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इन पे वो काफ़ी ज़्यादा है इस समय पे। अभी हुआ क्या है कि जो IIT की ग्लोबल रिकॉग्निशन, आप सभी को पता है कि IIT एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है हमारे देश का, जहाँ से बाहर से भी लोग पढ़ने आते हैं, या फिर हमारे देश के आपको पता ही होगा कितने लाखों बच्चे हर साल इसी की तैयारी करते हैं कि टू गेट इनटू दिस IITs। तो IITs आर नोन एज इंडियाज टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोड्यूसिंग लीडर्स इन हाई टेक फील्ड्स ग्लोबली। अब जितने भी आप देखते हैं ना CEOs हैं, जितने भी कंपनी के चेयरमैन हैं, तो वो सभी है वो IIT के अलुमनाई हैं। चाहे मैं बात करूँ सत्या नडेला की, या फिर मैं बात करूँ सुंदर पिचाई की, या फिर मैं बात करूँ जो ट्विटर के CEO थे पहले, आई एम नॉट पराग अग्रवाल, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये सभी जो है ये IITs के एक अलुमनाई हैं। तो आपने देखा कि कैसे IIT जो है वो एक वर्ल्ड लीडर जो है, मैं बात करूँ टेक एंड जितनी भी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी वाइज, तो उन सभी फील्ड्स के अंदर ग्लोबल लीडर्स जो है वो IITs तैयार करता है। हाई एंट्री स्टैंडर्ड्स, अब यू ऑल आर अवेयर कि कैसे एक IIT के अंदर एडमिशन लेना कितना टफ है। इतने सारे जो है लगभग 10-15 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल जो है इसका इंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, बट उसमें से कुछ ही बच्चे इसको पास कर पाते हैं। तो इतने इतने मिलियंस में से कुछ 100 का ही, या फिर मैं बात करूँ कुछ 1000 बच्चों का ही इसके अंदर सिलेक्शन होना, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इस एग्ज़ाम को एक टफेस्ट एग्ज़ाम बना देता है इस कंट्री का। चैलेंजेस अमिड ग्लोबल एक्सपेंशन, अब IIT जो है अगर आप थोड़ा बहुत भी अवेयर है इन चीज़ों को लेकर तो आपको पता होगा कैसे IIT जो है वो अपनी ब्रांचेज जो है इंटरनेशनली इस्टेब्लिश कर रहा है। अभी IIT दिल्ली की जो है उसकी एक ब्रांच अबू धाबी में ओपन की गई है, मतलब अभी वर्क प्रोग्रेस में है, बट 1 या 1.5 साल के अंदर शायद वो ओपन हो जाएगी। और इसी चीज़ को लेकर बताया गया कि कैसे ग्लोबली तो एक्सपेंड कर रहा है, बट स्टिल जो इंडिया के अंदर ही ब्रांचेस है ना उनके अंदर काफ़ी टसल चल रहा है। Some IITs are building campus abroad as a part of India's soft power efforts while facing challenges at home. अभी आपको पता होगा कि कैसे एक कुछ दिनों पहले एक पेटिशन डाली गई थी कि कैसे IITs है उनके अंदर जो वेजिटेरियन खाना है उनको अलग किया जाए नॉन वेज खाने से। तो ये एक किसी के लिए हो सकता है, बिल्कुल ऐसा कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ऐसा हुई, बट ये जो ना एक चीज़ है कि नॉन वेज खाने को वेज खाने से अलग किया जाए, इन दोनों को सेपरेट किया जाए। तो ये एक जैसे छोटे मोटे इश्यू जो है वो कोर्ट तक चले जाते हैं। तो जब ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, या फिर बात करूँ छोटी मोटी इन द सेंस कि इसको इंटरनली सॉल्व किया जा सकता था इस चीज़ को, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आसानी से सॉल्व कर सकता था, बट स्टिल इन सभी चीज़ों को लेकर मीडिया में जाना एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसी चीज़ों से क्या होता है कि जो IIT की एक प्रेस्टीजियसनेस है वो बिल्कुल कम होती हुई नज़र आती है। बट ऐसी छोटी चीज़ों के कारण, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कैसे जो IITs हैं वो अपना एक्सपेंशन वर्ल्ड वाइड कर रही है। तो IIT की एक ब्रांच है IIT मद्रास की, जो एक नई ब्रांच खुली है ज़ांज़ीबार के अंदर। तो इसके बारे में बताया गया है कि कैसे एडमिशन स्टैंडर्ड जो है वो इतने कोई स्ट्रिंजेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अभी इंडिया में तो क्या है कि आपको JEE का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, देन उसके बाद प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, तो ऐसे कुछ एग्ज़ाम होते हैं, देन यू विल गेट इनटू दिस IITs। बट जो ज़ांज़ीबार के अंदर नई एक जो ब्रांच खुली है IIT मद्रास की, तो उसके अंदर जो बच्चों का एडमिशन हुआ है वो ऐसा कोई खास टफ एग्ज़ाम नहीं था, ये ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम कुछ ऑफ़र किए गए हैं, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कैसे
वहाँ पे जो एडमिशन के प्रोसेस जो है वो इतना स्ट्रिंजेंट, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है गांधीबाई में एज़ कम्पेयर टू IIT मद्रास। अब इसका एक कारण ये भी है कि वहाँ पे जो कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं वो काफ़ी लिमिटेड है, यानी कि वहाँ पे सिर्फ 2 ही तरीके के प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं अभी जो लॉन्च के टाइम पे। उनमें से एक है डेटा साइंस के अंदर एंड दूसरा जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम क्रॉस द ग्लोब। अभी ऐसे में इसका जो आर्टिकल है इसके अंदर ये बताया गया कि लगभग एक जो बैचलर्स की जो अगर आप वहाँ पे जाकर बैचलर्स करते हैं डेटा साइंस तो वहाँ की फ़ीस लगभग $12,000 के आसपास है, एंड अगर मास्टर्स डिग्री आप करते हैं तो वहाँ पे लगभग $6,000 है, मैं नॉट रॉन्ग। तो ऐसे कुछ आंकड़ा बताया गया था कि ये जो बार खुली है ना IIT मद्रास की जो ब्रांच, तो इसके अंदर सिर्फ अभी के लिए 2 ही कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड इसी के कारण जो है वहाँ पे जो एडमिशन का प्रोसेस है वो इतना स्ट्रिंजेंट है, मतलब कि इतना खासा कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है वहाँ पे एडमिशन के लिए। अब क्वालिटी कंसर्न जो है वो बताया गया कि आर्टिकल क्वेश्चंस द क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज इन ज़ांज़ीबार कैंपस एंड द मोटिवेशन बिहाइंड ओवरसीज एक्सपेंशन। अभी जो ज़ांज़ीबार के अंदर भी नई, ये कह रहा हूँ ना कि मैं आपको कैंपस खुला है IIT मद्रास का, तो इसके अंदर जो जितनी फैसिलिटीज़ है ना उनको लेकर काफ़ी चिंताजनक चीज़ें सामने आई है। बिकॉज़ वहाँ पे एक ऐसा है कि वहाँ पे जो जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं वो वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आ सकते हैं पढ़ने के लिए। अभी ज़ांज़ीबार जो है वो तंजानिया में है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर वहाँ पे है तो जो बाहर से कुछ बच्चे जाते हैं, तो अगर आप मान लीजिए कि जो IIT का एक एडमिशन होता है वो आप जस्ट 12 पास करते हैं उसके बाद उनका एडमिशन होता है, तो ये तो स्टूडेंट्स रिलेटेड एक चीज़ हो गई। बट जो वहाँ का स्टाफ है ना दोस्तों, उसको लेकर भी काफ़ी कंसर्न सामने आया, बिकॉज जो स्टाफ है वो इंडिया से ही भेजा जा रहा है हाल फिलहाल के लिए। तो ऐसे में अगर इतनी दूर यहाँ से जो अगर यहाँ से ही अगर हमको वहाँ शिफ्ट करनी है, मान लीजिए कि यहाँ से अगर कोई बाहर भेजना है ना हमको, कि अगर मैं बात करूँ कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि कैसे यहाँ से टीचर्स बाहर जाते हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो है अगर स्टूडेंट बाहर से आते हैं एंड देन जो टीचर्स जब बाहर से इंडिया से जाएंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्टेज जो है हमें देखने को मिलेगी। तो ये क्वालिटी कंसर्न बताया गया। साथ ही IIT की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे फर्स्ट जो IIT थी वो स्टैब्लिश हुई थी खड़गपुर में इन 1950 वेस्ट बंगाल के अंदर विद असिस्टेंस फ्रॉम टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज। दे क्विकली गेन्ड अ रेपुटेशन फ्रॉम एक्सीलेंस। अभी ऐसी जैसे हमको चैलेंजेस फेस कर रही है ना IIT इस समय पे, तो ऐसे ही कुछ चैलेंजेस फेस करने के बावजूद भी जो है वो बट हिस्टोरिकल में देखें तो इस 1950s के अंदर ये स्टार्टिंग हुई थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी ज़्यादा एक पॉपुलैरिटी गेन करना ये एक मुश्किल काम था, बट स्टिल IITs हैव डन दैट। बट देन अब ऐसे में अगर इतनी एक्सेलेंस अचीव करी है, तो ऐसे छोटे मोटे चीज़ों के सिचुएशंस आते हैं या फिर क्लैशेस आते हैं, तो इनको फटाफट से ये चीज़ों को एलिमिनेट करने की ज़रूरत बताई गई है। अब एक्सपेंशन आफ्टर 2015, द इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेंडेड द IIT सिस्टम आफ्टर 2015 एडिंग न्यू इंस्टीट्यूशन, बट मैनी ऑफ दीज स्ट्रगल टू मीट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ ओरिजिन IITs। अभी ऐसा कुछ है ना, ये मैं आपको बताऊं दोस्तों कि पहले जो एडमिशन को लेकर स्टैंडर्ड्स थे ना वो और ज़्यादा टफ थे, यानी कि 2015 से जो पहले एडमिशन वो करते थे ना वो आज के समय से भी ज़्यादा टफ थे, यानी कि 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड सो ऑन। तो अभी जब जो सिनेरियो चल रहा है इससे भी कहीं ज़्यादा टफ था 2015 से पहले एडमिशन लेना IIT में। बट अब जो है, यानी कि मैं बात करूँ कि कैसे तंजानिया में जो एक नया कैंपस खुला था वहाँ पे और ज़्यादा स्टैंडर्ड कम है इस चीज़ का। तो इतनी हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी जो है चीज़ें जो है एक सही लूप के अंदर नहीं जा रही है, यानी कि जो बढ़ता हुआ ग्राफ दिखाई देता ना हमें कि कैसे ही फर्स्ट स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे जाना चाहिए था। बट IITs के केस में क्या हो रहा है कि ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल दस बढ़ा देन नाउ द स्टैंडर्ड्स आर डिक्लाइनिंग नाउ। तो ये एक चिंता की बात है। एंड इश्यूज़ विद न्यू IITs के साथ जो चिंता की जनक बात कही है वो है लोकेशन फ्रॉम अवे फ्रॉम मेजर सिटीज एंड फेस चैलेंजेस इन अट्रैक्टिंग टॉप प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट। अब जैसा मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन है वो अगर सिटी से बाहर होगा तो वहाँ पे जो बच्चे हैं या फिर जो जितने भी टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है तो उनका पहुँचना में ही काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो ये एक इशू बताया गया है इसके अंदर, यानी कि अगर मैं आपको बताऊँ तंजानिया के अंदर जो नई कैंपस खुला है तो उसके अंदर तो यहाँ ही इंडिया से ही प्रोफेसर्स को भेजा जाएगा, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना ये एक काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ होगी टीचर्स के लिए। तो ये भी एक इशू बताया गया है नई IITs के साथ में। अब फैकल्टी की शॉर्टेज तो इंडिया में भी चल रही है, बट स्टिल वहाँ भी जो नया कैंपस खुला वहाँ भी टीचर्स भेजना ज़रूरी है।
तो ऐसे में चीज़ों को बैलेंस आउट करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है IITs के लिए। तो ये जो भी इंस्टीट्यूट यानी कि IITs के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सभी को दे हैव टू लुक इनटू दिस मैटर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। दिस अफेक्ट्स द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब क्योंकि IIT जो है उसका स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, आप सभी को पता है कि कैसे एक प्रेस्टीज की चीज़ मानी जाती है। अगर आप IIT के अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो ऐसे में एक प्रेस्टीज जो है वो बिल्कुल कम होगी अगर ऐसे छोटे मोटे अगर केसेस सामने आते रहेंगे कि अगर शॉर्टेज हो रही है या फिर जो वहाँ का एक एजुकेशन सिस्टम है वो धीरे धीरे ओवरऑल क्वालिटी जो है उसकी कम होती जा रही है। तो ऐसे में ऐसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन का ऐसा नाम धीरे धीरे ख़राब होना, तो ये एक सही बात नहीं है इंडिया के लिए भी एंड जो IITs हैं उनके लिए भी। तो ऐसे में ज़रूरत है कि जो है ना वर्क फोर्स है उसको थोड़ा और जो भी IITs के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे बात को टीचर्स हैं या फिर जो भी मैनेजिंग टीम है वहाँ की, उनको दे हैव टू लुक इनटू इट एंड डेफिनेटली ये जो एक सरकारी इंस्टीट्यूशन है, सरकार को भी अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत बताई गई है। ये आज का पहला आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड आर्टिकल। आज का जो सेकंड आर्टिकल है वो है एक्शन एंड अथॉरिटीज़। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया था कि कैसे हमारे देश के 2 राज्य हैं वो अपनी ही स्टेट की गवर्नर्स है ना, उनसे काफ़ी ज़्यादा एक नाराज़ हैं बिकॉज उनका जो काम करने का तरीका है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। अभी गवर्नर्स रोल जो है इंडिया की सरकार इंडिया के अंदर वो एक ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जो है वो गवर्नर किसी भी राज्य के अंदर करते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी भी स्टेट के अंदर अगर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस हैं उनको अगर अपॉइंटमेंट करनी है तो उस स्टेट के जो है ना जो भी गवर्नर होंगे वही अपॉइंट करेंगे। तो ये ऐसी कुछ अगर किसी नया चुनाव है, मान लीजिए कि अभी आपको पता है कि 5 राज्यों में चुनाव है, तो जब भी चुनाव होंगे देन उसके बाद में नए चीफ मिनिस्टर्स जब ओथ लेंगे तो जो ओथ दिलाने के लिए सामने आते हैं वो गवर्नर ही होते हैं। तो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ऐसी इंपॉर्टेंट पोस्ट जब है किसी की, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपका जो काम है वो ऑन पॉइंट होगा, यानी कि आप बायस्डनेस के साथ नहीं, बिल्कुल एकदम फेयर एंड क्लीन काम करेंगे। द आर्टिकल डिस्कसेस द रोल ऑफ गवर्नर्स इन इंडियन स्टेट्स एंड हाउ दे आर पॉलिटिकली अपॉइंटीज। पॉलिटिकल अपॉइंटीज मैंने आपको बताया कैसे अगर कोई भी नई सरकार बनती है किसी राज्य में तो उन सभी को ओथ दिलाने का काम जो है वो एक गवर्नर का होता है। अब चैलेंजेस फेस बाय तमिलनाडु एंड केरला। अब हमारे देश के जो तमिलनाडु एंड केरला स्टेट्स हैं उनका ये कहना है कि जो ये दोनों राज्यों के जो गवर्नर्स हैं उनका जो काम करने का रवैया है वो काफ़ी ढीला है, यानी कि कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो उनको काफ़ी पहले लेने चाहिए तो वो अभी तक उन्होंने नहीं लिए हैं। इसके कारण जो कई बिल्स हैं, कई लॉज हैं वो बीच में ही अभी तक अटके पड़े हैं। have faced delays in granting access to bill passed by their legislature and have raised concern about various proposal not being acted upon। अभी तमिलनाडु और केरला की सरकार ने यानी यहाँ को जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर वहाँ की जो सरकार है, चाहे बात करो मुख्यमंत्री या फिर अलग अलग जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कुछ बिल्स पास किए थे उनकी असेंबली के अंदर, बट बिल जब भी पास होता है जब गवर्नर के उस पर साइन होते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए लोकसभा में कोई एक नया बिल आया है, अब उस बिल को लॉ बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि प्रेसिडेंट जो है उस बिल पर साइन करता भी है, वो चीज़ जो है लॉ बनेगी प्रदेश के अंदर। वैसे ही अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि किसी बिल को लॉ बनाया जाए तो उसके लिए गवर्नर का परमिशन जो है या गवर्नमेंट का साइन जो है गवर्नर साहब के जो साइन है वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कुछ काम हैं जो बहुत पहले ही हो जाने चाहिए थे, यानी कि जो गवर्नर का साइन है उस पर वो पहले ही हो जाने चाहिए थे, बट स्टिल जो गवर्नर है दोनों ही स्टेट्स के वो इन चीज़ों को लेके अभी तक कुछ फास्ट काम जो है वो नहीं कर पा रहे हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसी चीज़ों के कारण क्या हो रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट बिल जो है वो जनता के हित में अगर कोई बिल पास होना है, कोई लॉ बनना है तो उसके अंदर काफ़ी डिले आ रहा है। अब गवर्नर डिस्क्रिप्शन को देते हुए ये कहा गया कि प्रैक्टिस ऑफ गवर्नर स्पेशली इन स्टेट्स विद नॉन रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट्स ब्लॉकिंग डिसीजन एंड बिल्स। अभी जो कुछ क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना है कि जहाँ पे अगर जो सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है, अगर उस पार्टी के ही गवर्नर्स नहीं है, या सॉरी अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए कोई ए पार्टी जो है वो सेंटर के अंदर रूल कर रही है, अगर उसी पार्टी के अगर सरकार उस स्टेट में नहीं है तो गवर्नर्स क्या करेंगे कि गवर्नर जो है उस सरकार का काम बिल्कुल ऐसे धीरे पेस से करेंगे। अगर मान लीजिए कि वही सरकार यानी कि जो ए सरकार सेंटर में बनी हुई है वही सरकार यानी उसी पार्टी की सरकार अगर किसी स्टेट में बनी हुई है तो चांसेस ज़्यादा है कि वहाँ के जो गवर्नर हैं वो अपना काम सही ढंग से और जल्दी करेंगे। तो ऐसे कुछ एलिगेशंस लगाए हैं कुछ क्रिटिक्स के द्वारा एंड गवर्नर्स एज चांसलर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। अब इनमें एक चीज़ ये भी है कि जो भी
स्टेट की गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उन सभी के अंदर आपको पता होगा कि चांसलर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली गवर्नर्स होते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें बताई गई है। एंड आपको पता होगा कि इसी साल जो है वो केरला ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी अब नए गवर्नमेंट कॉलेज बने केरला के अंदर उनके चांसलर गवर्नर नहीं होंगे। तो इन्हीं कुछ चीज़ों को लेकर गवर्नर ने भी जो है अपना एक रुख सामने बताया कि कैसे ये एक उनके प्रति सम्मान की चीज़ नहीं है। द आर्टिकल हाईलाइट्स द इशू ऑफ सम गवर्नर्स बीइंग हॉस्टाइल टू चेंजेस इन यूनिवर्सिटी लॉज दैट एम टू रिमूव देम एज चांसलर। इट रिकमेंड्स प्रोहिबिटिंग गवर्नर्स फ्रॉम होल्डिंग दिस पोजीशन। अभी वहीं जहाँ पे गवर्नर साहब ने ये कहा है कि उन्हें इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के ऐसे चांसलर के रोल से हटा देना, ये उनका एक एक तरीके से कहते हैं ना कि इनकी रेस्पेक्ट नहीं करना हो गया। वहीं दूसरी तरफ जो सरकारें हैं उनका ये कहना है कि अगर गवर्नर्स एक ही काम पे ध्यान दें, कि जो उनका काम है कि वो कैसे लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव को संभालें, रदर देन कि वो जो दूसरी चीज़ें हैं ना कि किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए चांसलर एक्ट करे। तो ऐसे क्या होता है कि जो कंसल्टेशन है या गवर्नर का या जो काम करने का तरीका है वो दो चीज़ों में बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो एक चीज़ सही ढंग से हो जानी चाहिए थी वो भी सही से नहीं हो पा रही। अब नीड फॉर अ टाइम फ्रेम बताया गया कि कैसे अगर कोई भी बिल है उसको लॉ बनाना है तो उसकी एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर गवर्नर को जो है उस बिल के ऊपर साइन करके देना है आपको। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सही से लिखी हुई नहीं गई है। इसके कारण जो गवर्नर का रोल है वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाता है। द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम फॉर ग्रांटिंग एसेट इज यूज्ड बाय सम गवर्नर्स टू टाइमली लॉस पास्ड बाय लेजिस्लेचर। अभी कुछ मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ना कि अगर किसी बिल को लॉ बनाना है तो कैसे गवर्नर का जो है एसेट चाहिए रहता है, तो उस एसेट देने के लिए भी कुछ एक टाइम फिक्स होना चाहिए। बट ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है। जो ज़्यादा से ज़्यादा एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है आर्टिकल 200 के अंदर, वो इतना ही लिखा गया है कि एज सून एज पॉसिबल। अब ये जो फेज़ है ना कि एज सून एज पॉसिबल, अब इसको आप कैसे भी मान सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई पर्टिकुलर टाइमलाइन नहीं है कि आपको 2 महीने 3 महीने के अंदर को पास करना ही है। तो एज सून एज पॉसिबल को अगर कोई गवर्नर लेके चले तो वो चाहेगा कि जितना जल्दी हो सके। अगर उनको लगता है कि कुछ चेंजेस करने हैं तो वापस भेज सकते हैं, आपको कुछ चेंजेस हैं या फिर कुछ जो भी, अगर आप गवर्नर को लगता है कि इस बिल के अंदर ये चीज़ सही नहीं है या फिर ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कहीं ना कहीं वायलेट कर रही है, तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें गवर्नर को पता चलती हैं तो वो बिल्कुल चेंज करने के लिए भेज सकते हैं। बट दे हैव टू गिव कंसेंट। तो कंसेंट देने की जो टाइमलाइन है उसको फिक्स करने की बात बताई गई है आर्टिकल में कि कैसे ये जो एज सून एज पॉसिबल फेस है इसको रिमूव करके एक फिक्स टाइमलाइन जो है वो गवर्नर्स को दी जाए। अभी स्टेट्स प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो स्टेट आर अर्ज्ड टू मेक प्रूडेंट डिसीजन विदाउट लीविंग रूम फॉर क्वेश्चंस अबाउट द मेरिट्स ऑफ देयर डिसीजन। Laid down process. The article points out the absence of laid down process for seeking applications and assessing the relative merits of application before appointing members of body to like Tamil Nadu and Public Service Commission. अभी दोस्तों इसके अंदर ये बताया गया है कि कैसे तमिलनाडु की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, तो उसके कुछ मेंबर्स हैं या फिर मैं बात करूँ उनके जो चेयरमैन है या फिर अलग अलग बॉडीज़ के जो भी चेयरमैन्स हैं या फिर मेरिट्स हैं या फिर जो भी चीज़ें अगर किसी एक गवर्नर को अपॉइंट करनी थी, तो ऐसे कुछ काम करने के अंदर जो गवर्नर है तमिलनाडु के, उन्होंने कहीं ना कहीं एक डील उनकी तरफ से नज़र आती है। अब एड एंड एडवाइस की जो बात है वो ये है कि ऐसे कुछ क्लॉजेज जो हैं, गवर्नर्स आर एक्सप्लिसिटली रेस्ट्रिक्टेड बाय द एड एंड एडवाइस क्लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शुड नॉट मिसयूज द डिस्क्रिशनरी पावर। अब राइटर का ये भी कहना है कि एक तरफ जो गवर्नर है वो बिल्कुल अपना समय ले सकते हैं किसी भी लॉ को किसी भी बिल को लॉ बनाने के अंदर पूरी तरीके से समझ सकते हैं। उनके पास एक ऐसी पावर भी है जिसके कारण वो एड या एडवाइस जो है वो बिल्कुल ले सकते हैं। अगर उनको ज़रूरत है कि जो हाई कोर्ट के कुछ वकील हैं या कुछ जजेस जो हैं वो उनको हेल्प करें उस लॉ को समझने में, उस बिल को समझने में, तो बिल्कुल वो भी उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है। बट देन ऐसी कुछ पावर्स होने के बाद भी उनका रवैया जो है वो काफ़ी ज़्यादा ढीला नज़र आता है इन दो स्टेट्स में बेसिकली, जो कि दर्शाता है कि कैसे वो अपनी पावर जो है उनका एक मिस यूज़ कर रहे हैं। अब जस्टिस MM पंछी जो है उनकी कमीशन का एक रिकमेंडेशन आया था कि गवर्नर्स को जो है वो पूरी तरीके से जो चांसलर का रोल है ना फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़, वो एक पूरी तरह से डिमोलिश कर देना चाहिए। अभी ये एक ऐसा डिसीजन है जिसके कारण जितने भी गवर्नर्स हैं, जितने भी स्टेट्स के हैं, उनका एक रुख जो है वो काफ़ी नाराज़गी का है, यानी कि उन्होंने नाराज़गी ज़्यादा ही है इस डिसीजन पे कि कैसे जस्टिस MM पंछी की जो कमीशन है ऑन प्रोहिबिटिंग गवर्नर्स फ्रॉम बीइंग यूनिवर्सिटी चांसलर एम्फसाइजिंग द नीड टू इम्प्लीमेंट इट एज सून एज पॉसिबल।
तो ये एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की चीज़ बताई गई है कि कैसे सभी गवर्नर्स को जो एक रोल है ना इन सभी का कि एक एज अ, अब मैं आपसे बात करूँ कि कैसे ये सभी लोग जो है या फिर जो गवर्नर्स हैं वो स्पेशली वो एक्ट एज अ चांसलर करते हैं हर स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस रोल को हटाने की बात बताई गई है जस्टिस MM पंची की जो कमीशन है उसके द्वारा। तो आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको ये सेकंड आर्टिकल था वो समझ में आएगा कि कैसे गवर्नर्स जो हैं उनके पास एक पावर्स तो होती है बट स्टिल दे हैव टू वर्क अपॉन इट। उनको ज़रूरत है कि चीज़ों को आसान बनाए स्टेट के लिए, ना कि उनके लिए जो चीज़ें हैं उनको मुश्किल करें। उन्हें अपना रोल समझने की ज़रूरत है कि कैसे उनको जो रोल दिया गया है उसे उन्हें अच्छे से निभाना है, चाहे वो अगर उनके पास चांसलर का रोल भी है तो उसे भी अच्छे से निभाना है। प्लस उनके पास जो एग्जीक्यूटिव का रोल है, सरकार चलाने का जो रोल है या बिल पास करने का जो एक संवैधानिक एक कहता है ना कि उनके पास पावर है कि उन्हें जब वो साइन करेंगे तभी कोई बिल लॉ बनेगा। तो ऐसी जितनी भी पावर्स हैं तो ज़रूरत है उनको कि इन सभी पावर्स को जनता के हित में काम ले। अब ये जो है ना कि ये एक तरीका देना कि कैसे अपोजिशन पार्टी है एंड रूलिंग पार्टी है, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है। बट ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। एक गवर्नर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो उसके ऊपर ऐसे आरोप लगाना कहाँ तक सही है ये आई डोंट नो। बट ऐसे ही किसी पे इल्ज़ाम लगा देना, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हुई, शी इज़ अ गवर्नर, तो यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट। तो या ये था हमारा सेकंड आर्टिकल एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आर्टिकल। ये हेडलाइंस, आज की जो कुछ हेडलाइंस है वो चेक कर लेते हैं कि PM मोदी जो है उन्होंने वर्ल्ड फूड इंडिया जो है 2023 उसकी सेकंड एडिशन को एम्पावर करते हुए, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको एम्पावर करते हुए सेकंड एडिशन जो है इसको लॉन्च किया है वर्ल्ड फूड इंडिया का न्यू दिल्ली के अंदर। अब इंडिया विल वर्क विद श्रीलंका ऑन इट्स डेब्ट ट्रीटमेंट। अब जो निर्मला सीतारमण है हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये बताया कि कैसे अब इंडिया जो है वो वर्क करेगा श्रीलंका के साथ जो डेब्ट है ना श्रीलंका का उसको ख़त्म करने में। बिकॉज सबको पता है वो होगा कि चाइना जो है वो काफ़ी लंबे समय से श्रीलंका को लोन दे रहा है टू एक्वायर दैट हम्बन डोडा पोर्ट। तो ऐसे में इंडिया जो है वो अपने डोमिनेंस दिखाते हुए श्रीलंका के साथ डेब्ट ट्रीटमेंट के ऊपर काम करने की बात बताई गई है। अब 7 years इंडिया सेट टू ओपन न्यू कंसुलेट इन सेटल। अब कंसुलेट जो होता है दोस्तों वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो आप गवर्नेंस को लेकर, यानी कि किसी स्टेट की गवर्नेंस है, जैसे यानी जी इंडिया और USA के बीच में 2 टाइज है उनको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उस जगह के लिए एक मीटिंग पॉइंट बनाया जाता है, फिर ऑफिस बनाया जाता है, उसे कॉन्सुलेट कहते हैं। तो 7 साल बाद इंडिया ने एक नया कॉन्सुलेट ओपन किया है सीएटल में। और वहीं बात करूँ तो ऑर्डर अकॉर्डिंग टू रिसेंट WHO रिपोर्ट बताया गया कि 188.3 मिलियन पीपल जो है इंडिया के अंदर वो लगभग हाइपरटेंशन से या फिर 37% जो लोग है वो हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं। अभी बताया ऐसा भी गया कि वाइल ओनली 37% गेट डायग्नोस्टिड। अब 188.3 मिलियन जो पीपल हैं वो हाइपरटेंशन से अफेक्टेड हैं, बट लगभग 37% ही इस चीज़ को डायग्नोस कर पाते हैं। तो ये एक चिंताजनक बात है कि हाइपरटेंशन जो है काफ़ी एक कॉमन बीमारी है, बट स्टिल पीपल आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। इसके कारण क्या है कि कई जो बीमारी होती है ना, मैं बात करूँ चाहे आपसे हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, तो ऐसी कोई चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आती है। तो ज़रूरत है कि अगर आपकी जानकारी में किसी को भी हाइपरटेंशन की या टेंशन की ये बीमारी है तो यू शुड सजेस्ट देम टू हैव अ प्रॉपर डायग्नोसिस। सो या दैट्स इट, दैट्स अबाउट टुडेज एपिसोड ऑफ रॉक क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गिव इट थम्स अप। अपना कमेंट जो है आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए। आपका कोई भी सवाल है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में। लो आप ऐसे बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो ये कहते हैं कि सर वाइल प्रिपेयरिंग वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम है वो प्लीज़ टेलीग्राम पे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जैसे मैं आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तभी इस वीडियो को देखना है। इन जनरल भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं एंड सब्सक्राइब इट। एंड सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल बटन। अगर बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपके पास जो है रोज़ सुबह 9 बजे जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपका नोटिफिकेशन आ जाए। So yeah, that's it. This is Rupendra Shekhawat signing off. Jai Hind, and I'll see you in the next episode. Till then, enjoy your weekend.